ईरान इस समय अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई की तैयारी कर रहा है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है, जिससे इस कार्यक्रम की वैश्विक अहमियत जरूर बढ़ गई है। और क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, कितनी शोक यात्राएं कहां से निकाली जाएंगी, पूरी डिटेल आज आपको बताएंगे। और मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव और उनके परिवार पर आरोप लगा रही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बड़े आरोपों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार पर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी आरोप है या फिर इसके पीछे की कोई सच्चाई भी है। आज इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले ही सियासत जोर शोर से हो रही है और ऐसे में खबर आ रही है कि बिहार के सियासी दल भी अपनी किस्मत आजमाने उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। एंट्री की फुल तैयारी कर चुके हैं। बिहार की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां 2027 के चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दे चुकी हैं। अब कौन कौन सी पार्टी हैं, पूरी खबर विस्तार से आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक चले तनाव और संघर्ष के बाद अब एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे अयातुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जा रही है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार और सुपुर्द खाक में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा है। बताया जा रहा है कि खामनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई तक कई चरणों में आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या भारत की तरफ से कोई अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि ईरान जाएगा। खामनेई के निधन के बाद भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। ईरान सरकार के मुताबिक अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। तेहरान और कोम में बड़े पैमाने पर शोक यात्राएं निकाली जाएंगी। कार्यक्रम का अगला चरण इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में होगा, जहां विशेष प्रार्थनाएं आयोजित होंगी। इसके बाद 9 जुलाई को खामनेई को उनके गृहनगर मशहद में स्थित इमाम रजा दरगाह में दफनाया जाएगा। ईरानी अधिकारियों को उम्मीद है कि इन कार्यक्रमों में लाखों लोग शामिल होंगे। भारत और ईरान के संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। यही वजह है कि खामनेई के निधन को लेकर भारत ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। पिछले साल मई 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, तब भी भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था। उस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ईरान भेजा गया था। इस बार भी भारत की ओर से कौन समारोह में शामिल होगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में हाल के संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ईरानी नेतृत्व के संपर्क में रहे हैं। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी भारत आए हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। ईरान ने इस समारोह के लिए भारत के अलावा इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लेबनान, रूस, चीन और मध्य एशिया के कई देशों को भी आमंत्रण भेजा है। कर्नाटक की राजनीति में एक नया विवाद सामने आ गया है। आरोप सीधे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार से जुड़े एक ट्रस्ट पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों की जमीन हासिल की गई है, यानी हड़पी गई है। बीजेपी का यह भी कहना है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए जमीन आवंटन में गड़बड़ियां की गई और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट से खड़गे परिवार के कई सदस्यों के नाम जुड़े हुए हैं। उनके मुताबिक इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि ट्रस्ट से जुड़े कई ऐसे मामले हैं जिनकी जांच की जरूरत है। पार्टी का दावा है कि ट्रस्ट ने अलग अलग जगहों पर जमीन हासिल करने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि 2024 में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी KIADB ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को एक महत्वपूर्ण जमीन आवंटित की थी। उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक ट्रस्ट के माध्यम से
कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। दोस्तों, ये ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, उनके सन इन लॉ और उनकी धर्मपत्नी भी है। बीजेपी के मुताबिक ये जमीन लगभग 5 एकड़ की है और इसकी मौजूदा बाजार में कीमत 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। पार्टी का आरोप है कि यह जमीन एरोस्पेस और डिफेंस रिसर्च से जुड़े कामों के लिए दी गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा। भाजपा का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण जमीन किसी ऐसे संस्थान को मिलनी चाहिए थी जो वास्तव में औद्योगिक, वैज्ञानिक या रिसर्च गतिविधियों के लिए काम कर रहा हो। पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर ये जमीन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को किस आधार पर दी गई। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन मिलने के बाद वहां कोई बड़ा रिसर्च या डेवलपमेंट कार्य नहीं देखा गया। पार्टी का दावा है कि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी और इसमें राजनीतिक प्रभाव की भी भूमिका रही है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस में लगातार हमलावर है। पार्टी का कहना है कि इस मामले को जनता के सामने लाया जाएगा और जनता उससे जवाब मांगेगी। वहीं कांग्रेस और खड़गे परिवार की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर अभी सबकी नजर है। कांग्रेस क्या कहती है, कैसे जवाब देती है, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा विषय बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में नए खिलाड़ियों की एंट्री होने जा रही है। सवाल ये है कि बिहार की कुछ क्षेत्रीय दलों ने संकेत दिया है कि यूपी में अपनी जगह बनाने की वो कोशिश करेंगे। इसमें जनता दल यूनाइटेड, विकासशील इंसान पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। इन सभी दलों की नज़र खासतौर पर पूर्वांचल और जातीय समीकरणों वाली सीटों पर है। हालांकि यूपी की राजनीति में इन सभी पार्टियों का पुराना रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को किसी भी सीट में सफलता नहीं मिली थी, यानी एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। सभी सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। पार्टी का वोट शेयर भी काफ़ी कम रहा था। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने भी 2022 में यूपी में दांव खेला था। पार्टी के करीब 55 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और निषाद समाज के वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तो पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। वोट शेयर भी बेहद कम रहा। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी भी यूपी में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती रही है। 2022 में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसका प्रदर्शन भी प्रभावी नहीं रहा। अब 2027 की तैयारी है और ऐसे में ये पार्टियां एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। जेडीयू पूर्वांचल में कुर्मी समाज के वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं मुकेश सहनी निषाद समाज के बीच अपनी पकड़ बनाने के प्रयास में है और चिराग पासवान की नज़र उत्तर प्रदेश की दलित बहुल सीटों पर है। हालांकि इन पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पहचान बनाना ही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे बड़े दलों के बीच, मजबूत संगठन के बीच, बड़े वोट बैंक के बीच इनकी जगह बनना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में बिहार से आने वाली इन पार्टियों के लिए यहाँ अपनी पकड़ बनाना आसान तो नहीं होगा। इनका मकसद चुनाव से पहले अपनी जातीय पकड़ का हवाला देकर बड़े दलों पर दबाव बनाना और कुछ सीटों के लिए गठबंधन की कोशिश करना होगा। अब देखना होगा कि 2027 के यूपी चुनाव में बिहार की ये पार्टियां कितना असर छोड़ पाती हैं या फिर एक बार फिर यूपी की सियासत में ये कमज़ोर साबित होंगी। क्या ये दल अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े राजनीतिक समीकरणों के बीच अपनी जगह बना पाएंगी या फिर जनता इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी? इसके अलावा ये सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।